हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक? जी, आज जो स्टैंडर्ड पे हम बात करेंगे वो है IFRS 13 फेयर वैल्यू। अच्छा, इससे पहले क्या था कि इससे पहले आप IAS 16 जो PPE है उसमें भी रीवैल्यूएशन था, उसमें भी मार्केट मेजरमेंट था, उसमें भी मार्केट वैल्यू था। उसके बाद जब IFRS जो 5 है, जो होल्डिंग के लिए है, जैसे माय सिस्टम इज कोड। ओके, हर एक स्टैंडर्ड में अपना अपना पहले IFRS था, उसमें फेयर वैल्यू था। IAS 36 में भी फेयर इन वैल्यू था। उसके सब के बाद अब उन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड ने क्या बोला कि एक काम करते हैं कि हाँ, लाइक 20-25 स्टैंडर्ड में जहाँ पे फेयर वैल्यू लगती है, जहाँ पे फेयर वैल्यू है, उनके बजाय हम एक स्टैंडर्ड अलग से पढ़ा देते हैं कि उसको लाइक एक अलग से मिल जाएगा, सबको मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह से फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो फिर अपने अपने स्टैंडर्ड में अप्लाई करते रहेंगे। तो इसलिए फिर IFRS 13 आया। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। पहले क्या था, पहले जैसा फ्रॉड थे, कोई भी अपनी वैल्यू लगा रहा था। अगर जैसे मेरे पास गाड़ी है, फेयर वैल्यू उसकी, जैसे मेरे पास बिल्डिंग है, अगर मैं बिल्डिंग में सेल करना चाहूँ तो मैं अपनी वैल्यू पहले से लगा देता था। तो इसलिए फिर फेयर वैल्यू में उन्होंने बोल दिया, स्टैंडर्ड ने बोल दिया कि अब ये फेयर वैल्यू ऐसे निकलेगी। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जहाँ पे फेयर वैल्यू अप्लाई नहीं होती। मैं आपको वो बता दूँ पहले। ये ऐसे स्टैंडर्ड है जहाँ पे उनका अपना स्टैंडर्ड लगता है, उन पे फेयर वैल्यू नहीं लगता। जैसे IFRS 2 है, शेयर बेस्ड पेमेंट है। शेयर बेस्ड पेमेंट जिस पे हम लोग एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं कि 5 साल रुक जाओ, फिर हम वेस्टेड पीरियड के बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे, इतनी पेमेंट कर देंगे, या फिर आप 5 साल के बाद अगर आप हमारा शेयर इतने का ले जाओगे तो हम आपको इतने प्राइस देंगे। तो ये सारी शेयर बेस्ड पेमेंट है, हम इतने शेयर्स देंगे। तो इसके ऊपर फेयर वैल्यू नहीं लगता, इसके ऊपर फेयर वैल्यू नहीं लगता, इसके ऊपर अपना स्टैंडर्ड है, IFRS 2 लगता है उसमें। फिर हम लोगों ने पढ़ा IAS 2 इन्वेंट्री। इस पे हम लोगों ने पढ़ा रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ NRV एंड कॉस्ट विच एवर इज़ लोअर। जो इन्वेंट्री है वो NRV पे, जो इन दोनों में से जो कम वैल्यू है उस पर कॉस्ट हो, या कॉस्ट पे या NRV पे जो वैल्यू कम हो उस पर रिकॉर्ड होती है, उस पर भी फेयर वैल्यू नहीं लगता। फिर है IAS 36 वैल्यू इन यूज़ वाला मैटर, जिसमें याद है हम लोग करते थे कि IAS 37 में वैल्यू इन यूज़ या फ्यूचर कैश फ्लोस, तो हम लोग वैल्यू इन यूज़ पे, उस पर भी उसका अपना स्टैंडर्ड है, उस पर हम लोग IAS 36 का अपना है, उस पर ये IAS 13 नहीं लगता। ठीक है, आगे करते हैं। अच्छा, हम लोगों का मेन क्या है इसमें, मेन पॉइंट ये है कि इट प्रमोट्स मार्केट बेस्ड फैक्टर। जो IFRS 13 है, इट विल प्रमोट मार्केट बेस्ड फैक्टर, ना कि एंटिटी बेस्ड, नॉट एंटिटी बेस्ड। जैसे पहले क्या होता था, एंटिटीज़ खुद से अपनी वैल्यू निकाल देते थे कि मेरी बिल्डिंग इतने की है, मेरी बिल्डिंग 2 लाख की है, बेशक वो मार्केट में 1 लाख की है। तो इस तरह से ज़्यादा फ्रॉड हो रहे थे। तो फिर उन्होंने ये IFRS 13 निकाला, जिसमें अभी ये मार्केट बेस्ड अप्रोच को जो है इन्हेंस करेगा, वो प्रमोट करेगा, लेकिन एंटिटी बेस को नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल दें, चैरिटी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक चैरिटी को हम लोगों ने डोनेट किया फुटबॉल, एक स्टेडियम, ठीक है। हम लोगों ने चैरिटी वालों को स्टेडियम दिया, ठीक है। हम उनको बोल दिया चैरिटी को ये स्टेडियम मिला है,
लेकिन हमने वो उनको बोला है कि इस चैरिटी वालों को बोला है कि आप एक काम करो, ये आप स्टेडियम रखो, इस पे सिर्फ मैचेस होंगे, इस पे आप फुटबॉल कराओ, इस पे आप क्रिकेट करवाओ, बस इसको वेडिंग हॉल नहीं बनाना, वेडिंग हॉल नहीं हो सकता ये, लेकिन इस पे बाकी चीज़ें सारी कर लो। हाँ, लेकिन एक शर्त है, अगर ये चैरिटी वाला किसी और को मिस्टर एक्स, मिस्टर ABCAXB और ABC और समथिंग किसी और को भेज देगा ना, उसके ऊपर ये कंडीशन नहीं है। इस स्टेडियम को जो है वो वेडिंग हॉल बनाए, वेडिंग वेन्यू बनाए, या क्रिकेट करवाए, या कोई भी करवाए, ये उस बंदे के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होएगी, वो सिर्फ चैरिटी वाले के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तो इसका क्या मतलब है, अगर वो सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन चैरिटी पे है, इस एंटिटी के ऊपर है, इसके मार्केट के ऊपर तो नहीं है ना। यानी मार्केट में ये बंदा मार्केट में कहीं से भी ले सकता है। अगर ये बंदा इससे लेके मार्केट में वो वेडिंग करवाए, वो शादी हॉल बना दे, वो फुटबॉल करवाए, कुछ भी करवाए, यानी इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, इस बंदे के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये मार्केट बेस्ड नहीं है, ये एंटिटी बेस्ड रिस्ट्रिक्शन है। ये एग्जांपल है एंटिटी बेस्ड की, कि एंटिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, वो नहीं करवा सकता। लेकिन अगर वो किसी और को भेज देगा, वो कुछ भी करवाए। अब दूसरी एग्जांपल ले लो, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, सबसे अच्छा है तो यही है पाकिस्तान में, जैसे ईरान की रोड है, पाक टू ईरान, ठीक है, रोड राइट्स, इसकी बात करते हैं। हम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो रोड बनी है ना, वो सिर्फ एक काम के लिए यूज़ हो सकती है। इसके ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट ट्रेड करेगी, गवर्नमेंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करेगी। एक्सपोर्ट और ऑयल और पेट्रोल। हम कहते हैं कि जैसे अब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मार्केट बेस्ड कंडीशन की, मार्केट बेस्ड की। देखो, पाकिस्तान और ईरान के बीच में रोड बना हुआ है, ठीक है। अब ये रोड के राइट गवर्नमेंट के पास हैं, वो बोलते हैं कि इस रोड को वही बंदा यूज़ कर, सिर्फ गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है, वो भी सिर्फ ऑयल के लिए। या फिर अगर किसी थर्ड पर्सन ने यूज़ करना है, तो सिर्फ और सिर्फ वो ऑयल ही और ये पेट्रोल ही ले सकती है। अगर किसी और कंपनी ने, ये प्राइवेट कंपनी ने यूज़ करना है, यानी ABC किसी कंपनी ने यूज़ करना है ये रोड, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसमें पेट्रोल लेके जा सकती है, इस पर और कोई काम नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब है, ये कंडीशन एंटिटी के ऊपर नहीं है, ये कंडीशन उस रोड के ऊपर है, ये कंडीशन उस मार्केट के ऊपर है, यानी ये मार्केट बेस्ड कंडीशन है। तो एक बार ये देखो, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखो, अब हमने बोला कि एंटिटी बेस को हम लोग नहीं मानते, जो मार्केट होएगी वो मानेंगे। अब देखो, मैं कहता हूँ जी, मैंने ये बाइक ली है, ठीक है, बाइक लेने में उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट मैंने पे की है 100, या मैं कह देता हूँ नहीं यार 100 है ना, तो मैं काम करो 200 डाल दो, तो मैं बोलता हूँ ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है ना मेरी, ये इसकी लेने की जो कीमत है वो मेरी 200 लगी है। तो जब हम ये एंटिटी बेस को इनकार कर रहे हैं, एंटिटी बेस को प्रमोट नहीं कर रहे, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है ये तो एंटिटी बेस्ड है। ये तो एंटिटी बेस्ड है, और हम कहते हैं फेयर वैल्यू में हम एंटिटी बेस्ड नहीं लेते, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम हमेशा इग्नोर करेंगे, इसको नहीं लेंगे। इग्नोर इन IFRS 13। अब हम ये भी क्वेश्चन करेंगे, फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हुए वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लेंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को निकाल देंगे उसमें से, क्योंकि तो एंटिटी बेस्ड है, हम मार्केट बेस्ड लेते हैं।
ठीक है, आगे देखते हैं वैल्यूएशन हम कैसे करते होते हैं। वैल्यूएशन कैसे करते हैं, या तो मार्केट अप्रोच होती है, यानी मार्केट में जाके चीज़ दिखाते हैं, ठीक है, या हम कहते हैं जी कॉस्ट अप्रोच, कॉस्ट अप्रोच कह लो, या फिर रिप्लेसमेंट, ठीक है, या फिर इनकम। ये 3 फैक्टर से हम लोग किसी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्यूचर कैश फ्लो, पहली क्या है, मार्केट। सबसे अच्छा क्या है कि आपके पास एक पेंसिल है, ठीक है, जैसे मेरे पास ये एप्पल पेंसिल है, तो मैं इसकी प्राइस निकालना चाहूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा, सबसे पहले मैं मार्केट में जाऊँगा। मार्केट में मैं पूछूँगा कितने की यही है, मुझे पता चल जाएगा इतने की है, ठीक है। दूसरी क्या है, अगर सबसे पहले तो मैं मार्केट अप्रोच करूँगा, ये भी हम लोग पढ़ेंगे किस टाइप की मार्केट और कौन से मार्केट में जाना है। फिर है कॉस्ट अप्रोच। कॉस्ट अप्रोच क्या है कि अगर ये मुझे मार्केट में नहीं मिल रही या किसी, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस जैसी कोई और पेंसिल, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी कि इस जैसी कोई और पेंसिल है वो कितने की मुझे मिल जाएगी, यानी ये मैं देख के नई वाली कितने की ले लूँगा, तो वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इस तरह से भी वैल्यू निकाल सकते किसी चीज़ की। तीसरा है कि जैसे मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये मैं रेंट पे देता हूँ। इनकम अप्रोच मैं अभी बताता हूँ। तो मैं कहता हूँ गाड़ी मैंने रेंट पे देनी है, गाड़ी रेंट पे दे के फिर मैं कहता हूँ कि गाड़ी अगर मैं रेंट पे दूंगा तो मैं अगले 5 साल तक कितना पैसा जनरेट कर सकता हूँ उसकी, तो उस फ्यूचर कैश फ्लो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, वो निकाल के उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग ये मार्केट कंडीशन निकाल लेंगे। अब ऑफिशियल डेफिनेशन जो है ना इसकी फेयर वैल्यू की, ये डेफिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू ये IFRS में है, उसके मुताबिक है ये। It is the entity पहले ये देखो, पहला डायलॉग समझो। Or let me write, or price paid to transfer a liability। ओके, पहले यहाँ तक सोचो। प्राइस टू सेल एन एसेट, देखो अगर आप कोई चीज़ ख़रीदोगे तो पैसे तो खर्च होगे, ठीक है, और उसके अलावा अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो, अगर मेरे पास एक गाड़ी है, अगर वो मैं बेच रहा हूँ तो उसके बदले मुझे पैसा मिलेगा ना। प्राइस टू सेल एन एसेट, अगर आप एसेट बेचोगे तो पैसा मिलेगा, अगर मेरे पास गाड़ी है, अगर मैं गाड़ी बेचूंगा तो वो मुझे पैसा मिलेगा उसका, ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। दूसरी बात, प्राइस पे टू ट्रांसफ़र अ लाइबिलिटी, ये थोड़ा टेक्निकल है। ये देखो, मैंने किसी बंदे को पैसा देना है, मैंने किसी बंदे को पैसा देना है, ठीक है, मेरी वो ओब्लिगेशन है। मैं क्या कहता हूँ, मैं बोलता हूँ मैंने आपसे पैसा लेना है, ठीक है, सपोज करें मैंने आपसे पैसा लेके मैंने मिस्टर ए को पैसा देना है, एक और बंदे को पैसा देना है, तो मैं बोलूँगा यार एक काम करो, मैंने उसको इतने पैसे देने ही हैं, तुम उसको पैसे दे दो, हमारी मेरी ओब्लिगेशन, तुम्हारे हम दोनों के जो सेटलमेंट हो जाएगा, तुम्हारी ओब्लिगेशन ख़त्म हो जाएगी, मेरी भी ख़त्म हो जाएगी, तुम मुझे दोगे, मैं आपसे फॉरवर्ड करूँगा, ये भी सही है। या फिर तुम डायरेक्ट उसको दे दो, आप अपनी लाइबिलिटी, आप अपना बोझ किसी और को दोगे तो आप पैसे पे करोगे। लाइबिलिटी अगर हम कम करते हैं तो पैसे पे करते हैं। इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन, ऑर्डरली ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ऑर्डरली ट्रांजैक्शन क्या है, ऑर्डरली ट्रांजैक्शन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी। ऑर्डरली ट्रांजैक्शन मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। अभी के लिए छोड़ो ऑर्डरली ट्रांजैक्शन, ये मैं नीचे बताता हूँ। बिटवीन पार्टिसिपेंट
मेजरमेंट डेट। पार्टिसिपेंट के बीच में ऑर्डरली ट्रांजैक्शन अभी छोड़ दो, ये मैं नीचे पढ़ाऊँगा। बिटवीन पार्टिसिपेंट एट मेजरमेंट डेट, कि पार्टिसिपेंट कौन है, बायर एंड सेलर, मेजरमेंट डेट के ऊपर। ये इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है IFRS 13 की ऑफिशियल डेफिनेशन है ये। अब पहली बात हमने बोली पढ़ ली, इट इज़ द एंटिटी प्राइस टू सेल एन एसेट, जो प्राइस मिलेगी आपको बेचने में। एंड प्राइस पेड, यानी आप पैसे आपको देने पड़ेंगे अगर आपने लाइबिलिटी कम करनी है। यानी जैसे मैंने आपको पैसा देना है, तो मैं अगर आपको पैसा दूंगा तो मेरी लाइबिलिटी कम होएगी ना। तो मेरी ट्रांसफ़र लाइबिलिटी, जैसे मैं ये बोल दूँ, या फिर जैसे मैंने दूसरी एग्जांपल दी थी कि आपने मेरे पैसे देने हैं, मैंने किसी और को देना है, तो मैं अपनी लाइबिलिटी आपके सर पे डाल रहा हूँ। तो मैं अपनी लाइबिलिटी आपके सर पे डाल रहा हूँ, यानी कि वो पैसे पे कर रहा हूँ, लाइबिलिटी वैसे तो कम नहीं होती। एंड ऑर्डरली ट्रांजैक्शन कौन सी होती है ये मैं बाद में बताता हूँ। बिटवीन पार्टिसिपेंट एट मेजरमेंट डेट, पार्टिसिपेंट्स यानी कि बायर एंड सेलर, मेजरमेंट डेट जिस डेट में वो ट्रांजैक्शन हो रही है वो। अब हम पढ़ते हैं ऑर्डरली ट्रांजैक्शन क्या है। पहली बात, ऑर्डरली ट्रांजैक्शन एक ट्रांजैक्शन है जो मजबूरी में ना हो, जो साउंड माइंड से हो, यानी कि उसको कोई फोर्स ना किया गया हो है उसे कोई। मैं आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ। नॉट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सबसे पहले बात तो ये कि पार्टी रिलेटेड ना हो, यानी कि जैसे बाप बेटा, कोई पार्टी रिलेटेड ना हो, कोई फ्रेंड्स के ट्रांजैक्शन। जैसे बाप है वो अपनी कोई चीज़, जैसे मेरे अब्बू के पास अगर कोई गाड़ी है तो वो मुझे 100 वाली गाड़ी मुझे फ्री दे देंगे, या फिर मुझे 70 में देंगे, या 50, यानी 100% नहीं, 50% डिस्काउंट में दे देंगे, या वैसे फ्री दे देंगे। तो नॉन रिलेटेड पार्टी होनी चाहिए, नॉन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होना चाहिए। उसको सेल करने के फोर्स नहीं करना होना, ये नहीं हो कि आप उसे फोर्सली सेल करवा रहे हो। नो अर्जेंसी, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि जैसे दुबई में अगर किसी का वीज़ा कैंसिल होता है तो उसका किसी की जॉब जाती है तो उसके पास वो उसको 30 डेज़ देते हैं। 30 डेज़ में उससे दुबई से बाहर निकल अपनी वापस कंट्री में जाना होता है। अगर वो पाकिस्तान से आया तो उसे पाकिस्तान में जाना होता है। जैसे उसके पास अगर वो कोई गाड़ी है वहाँ पे, तो वो उसके पास 30 दिन होते हैं कि सारा सेटलमेंट करने के लिए, या तो वो कोई और जॉब ढूंढ ले, या फिर वो इस गाड़ी को बेच के जल्दी जल्दी में कहीं चले जाए, यानी पाकिस्तान चला जाए। या फिर एक ही एग्जांपल ले लो, या दूसरी एग्जांपल है, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, मेरे पास एक घर है, ठीक है, मैं मैनचेस्टर से छोड़ के मैं यूके जाना चाह रहा हूँ, मुझे दुबई यूके में जॉब हो गई है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा जल्दी से घर बिक जाए, मैं यूके में मेरी अच्छी जॉब लग गई है, पोजीशन अच्छी है, पैसा अच्छा है, तो मैं उधर जाता हूँ। तो मैं 10 की चीज़ में 5 की मैं बेच दूँगा। मैं 1 लाख का घर मैं हो सकता है 80,000 का बेच दूँ, या जहाँ मैं 1 लाख का घर मैं 70,000 का बेच दूँ। 1 लाख पाउंड का घर जो है वो मैं 70,000 का बेच के मैं जो कहता हूँ जल्दी से निकलूँ, मैं यूके जाके, मैं उसको कोई अर्जेंसी नहीं होना चाहिए, नो अर्जेंट सेल। और क्या है, पार्टी मस्ट हैव साउंड नॉलेज ऑफ गुड, यानी जो बेच रहा है ना और जो ख़रीद रहा है उसके पास उस चीज़ का, जो वो चीज़ बिक रही है उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे मेरे पास अगर ये एप्पल पेंसिल है तो ये मुझे भी पता होना चाहिए कितने की है, और इसका नॉलेज क्या है क्या नहीं है, और जिसको मैं बेच रहा हूँ उसको भी ये पता हो कि मैं क्या है ये। ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसे बोल दूँ कि मैं जो एक भोला बंदा मिल जाए उसको मैं बोलूँ ये 100 का पेन है, 100 पाउंड का, 96 पाउंड का मिल जाता है शायद यहाँ पे। 100 का, जो सपोज करें 100 का पेन है, ये एप्पल पेंसिल 100 की है, तो मैं उसको बोलता हूँ डायमंड की है, ये देखो एप्पल लिखा हुआ है, ये यहाँ पे अगर जाओगे तो महंगी मिलेगी, मैं तुम्हें सस्ती में दे रहा हूँ, मैं तुम्हें 500 की दे दूँगा। 100 की चीज़ मैं 500 की बेच रहा हूँ, 100 पाउंड की चीज़ मैं 500 पाउंड में बेच रहा हूँ। तो ये ऑर्डरली ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ ना, क्योंकि ये उसके पास वो नॉलेज नहीं है, उसके पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में, तो वो बेचारा वो सस्ती वाली चीज़ भी महंगी ले लेगा।
अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, यूनिट ऑफ अकाउंट मस्ट बी अप्रोप्रिएट। यूनिट फॉर जो अकाउंट है ना, जो आपका यूनिट है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ इसमें एग्जांपल दे के। जो शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं ना मार्केट प्राइस में, जो इंफॉर्मेशन ट्रेड हो रही, जो इन चीज़ें, जो शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं स्टॉक मार्केट में, वो 1% वाले NCI वाले होते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने अपने अकाउंटेंट को बोला कि मेरे पास 70% के ना ABC कंपनी में मेरी होल्डिंग्स हैं, मेरी 70% मेरी राइट्स हैं उस पर, मेरे शेयर होल्डर हूँ 70% का। इसका मतलब है मैं ओनर हूँ कंपनी का 70% का। मैंने अपने अकाउंटेंट को बोला एक काम करो, जाके मेरी ना फेयर वैल्यू पता करो कितनी है, मेरी इस 70% होल्डिंग की फेयर वैल्यू क्या है। उसने क्या किया, उसने जाके फटाफट गया, वो भागा भागा गया, उसने वेबसाइट ओपन की, उसके ऊपर स्टॉक एक्सचेंज का लिखा, मेरे कंपनी का नाम लिखा, उसमें बोला कि सर आप, उसने क्या किया, वो गरम गरम जो थी ना शेयर प्राइस, सपोज करें वो $100 का बिक रहा था, $100 का बिक रहा था एक शेयर, उसने क्या किया, इस $100 को उठा के इसमें डाल दिया। फिर कहता है सर आपकी जो है इससे 70% हो, उसमें 70,000 है, सपोज करें 70,000 आपकी शेयर प्राइस है, आपकी फेयर वैल्यू है। मैंने बोला यार ये कैसे हो सकता है, 70% की मेरी इतनी वैल्यू कम है। तो जब मैंने उसका देखा, मैंने बोला कहाँ से उठा के लेके आए ये। तो बोलता है कि मैंने वेबसाइट खोली, फिर मैंने शेयर एक्सचेंज का खोला, शेयर एक्सचेंज में $100 का ट्रेड हो रहा था। तो मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने बोला वो तो 1% की होल्डिंग होती है, मेरी 70% होल्डिंग है। अब ये देखो, जैसे अगर इस पे होएगा तो मेरे पास ना तो राइट है ना कुछ है, इस पे ना तो राइट होता है ना आपके पास इन्फ्लुएंस होता है। इस पे आपके पास राइट नहीं होता लेकिन आपके पास इन्फ्लुएंस होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। 70% वाला वैसे ही ओनर होता है, इसके आगे कोई टिक नहीं सकता। अब ये देखो, अगर मैं उसे बोलूँगा ना, तो मैंने बोला यार ये तुमने गलत मार्केट में गए हो, तुम 1% होल्डिंग वाली प्राइस उठाई है तुमने, ये वाली, ये नहीं है। तुम एक काम करो, एक अप्रोप्रिएट मार्केट में जाओ। अब अप्रोप्रिएट मार्केट क्या होती है, विच मार्केट, कौन सी मार्केट में जाएं, कहाँ जाऊं। ठीक है, सबसे पहले जाना है तो ऑलवेज गो टू सॉरी अगर आपने कोई भी चीज़ की प्राइस निकालनी है, फेयर वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले किस में जाओ, प्रिंसिपल मार्केट में जाओ सबसे पहले, जहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रेड हो रहा है, मार्केट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़, जहाँ पे दिन रात गाड़ियाँ बिकती हैं। जैसे मैंने सपोज करें मैंने गाड़ी बेचनी है, तो मैं उसकी फेयर वैल्यू कैसे निकालूंगा, मैं प्रिंसिपल मार्केट जाऊंगा जहाँ पे रोज़ाना हज़ारों के नंबर से गाड़ियाँ बिकती हैं, उस मार्केट में हज़ारों से गाड़ियाँ बिक रही होती हैं, मैं सबसे पहले उधर ही जाऊंगा। सपोज इफ़ वी कांट एक्सेस प्रिंसिपल मार्केट, अगर हम लोग प्रिंसिपल मार्केट को अगर मैं प्रिंसिपल मार्केट नहीं जा सकता, देन तो क्या करूं। अगर मैं प्रिंसिपल मार्केट नहीं जा सकता तो कहाँ जाऊँ, फिर गो फॉर मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जैसे अगर मेरे मोबाइल बेचना है तो मैं कहाँ जाऊँगा, लाहौर में हफीज़ सेंटर सबसे ज़्यादा वहीं पर मोबाइल बिकते हैं, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा।
ठीक है, प्रिंसिपल मार्केट है वो। अगर मैं प्रिंसिपल मार्केट नहीं जा सकता, सपोज़ करें मैं फैसलाबाद में बैठा हूँ, मैं कहता मैं लाहौर नहीं जा सकता छोटे से मोबाइल के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे घर के पास ही एक मार्केट है, मैं उधर जाके देख लेता हूँ कितने का बिक रहा है। यहाँ पे मेरी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बचेगी, मेरी ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट है वो बचेगी। मैं कहता हूँ यहीं पे जाके मैं बेच देता हूँ, फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा होएगा उसमें। तो गो फॉर एट मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। यहाँ तक हमने तो प्रैक्टिकल पढ़ लिया, थ्योरी तो पढ़ ली हमने काफ़ी, अब थोड़े क्वेश्चन करते हैं। मार्केट 1, मार्केट 2, इसमें क्या है, सेल प्राइस। अगर आपके पास सपोज करें एक चीज़ है, जैसे गाड़ी है, आपने वो बेचनी है, सेल प्राइस सपोज करें 20 है। इस मार्केट में वही चीज़ आपकी सेल प्राइस जो है मार्केट 2 में 30 मिल रही है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी आपको लेके जाने की जो कॉस्ट है ना वो 2 है। इधर लेके जाओगे ये दूर है मार्केट, तो ये 3 है, यानी ये किसी और सिटी में है। अब देखो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट सपोज करें इसमें 1 है और इसमें 3 है। एजेंट फीस लगा लो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है। इसमें आपको नेट बेनिफिट हो रहा है 25 और इसमें हो रहा है 24। तो किस वाली मार्केट में जाओगे आप? आप कोशिश तो करोगे कि इधर ही, क्योंकि इसमें एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है, आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम है, तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो इस पे जाओगे आप प्रिंसिपल में। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, नाउ फेयर वैल्यू वाला पढ़ाता हूँ मैं। नाउ फेयर वैल्यू हमने क्या किया था कि सेल प्राइस, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि वी ऑलवेज इग्नोर दी एंटिटी बेस फैक्टर। और एंटिटी बेस फैक्टर क्या होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट फेयर वैल्यू अब कैसे निकलेगी, सेल प्राइस कितनी है, इसमें 20 है, इसमें 30 है। पहले इसमें निकाल लेते हैं, 20 माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है, 1, इसमें 1 है, इसका मतलब है 19 आएगा इसमें। इसमें देख लेते हैं, इसमें 30 है माइनस इसमें 3 है, तो इसमें कितना आ रहा है, 27 आ रहा है इसमें। इसको मैं अगर मैं 28 कर देता हूँ, ठहरना ज़रा, ऐसे करते हैं, 28 है सपोज करें इसमें, तो क्या होएगा, अगर इसमें 28 है तो 28 में से 2 निकालें तो यहाँ पे आ गया, या सॉरी 25, सही सही सही, यहाँ पे 25 है, 28 है इसकी प्राइस, 3 निकल जाएंगे तो 25 इसमें आएगा। इसमें कितना है, 24, यानी 30 में से 6 निकलेंगे तो 24। तो आपके मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट तो यही है। लेकिन अगर हम लोगों ने एंटिटी बेस पढ़ते हैं, अब एंटिटी बेस में 28 है, ये हम लोगों ने बोला एंटिटी बेस में हम लोग ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लेते हैं, तो 28 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना आता है, 27। अब सॉरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट निकालनी है, इग्नोर करनी है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ट्रांजैक्शन कॉस्ट को तो इग्नोर कर देंगे, तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेंगे, या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को लेंगे इसमें फिर ट्रांजैक्शन नहीं लेंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को तो लेस करना ही नहीं है, ये एंटिटी बेस्ड है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को सिर्फ लेस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है, 28 माइनस 2, तो इसमें कितना आएगा, 26 आ गया।
इसमें कितना है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 30 है, माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेंगे, ये इन दोनों को इग्नोर कर देंगे, इनको ऐसे इसको देखेंगे नहीं हम, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेस करेंगे। तो लेस करेंगे 3 तो 27। अब आप देखो इसमें कितना मिल रहा था, पहले आपकी ये मार्केट थी, अब आप इस मार्केट को प्रेफर करोगे एज़ पर फेयर वैल्यू। लेवल ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं। देखो 3 किस्म के लेवल, 3 लेवल्स हैं। ये लेवल 1 है। कौन सा लेवल है? अनएडजस्टेड ठीक है, एक मिनट रहना, पहले मैं आपको एक पढ़ा दूँ कि आइडेंटिकल और सिमिलर में क्या फ़र्क है। आइडेंटिकल आइटम, सिमिलर, इन दोनों में क्या फ़र्क है। आइडेंटिकल का मतलब है एक जैसे, कोई सा भी उठा लो। जैसे आईफोन के स्टोर में, एप्पल स्टोर में जाते हो आप, तो आईफोन के डब्बे पड़े होते हैं, आईफोन वाइट, ब्लैक। आईफोन अगर आप कहते हो वाइट लेना है मैंने, तो 10 पड़े ना, तो वो सब आइडेंटिकल हैं, सब एक जैसे हैं, कोई सा भी उठा लो, कोई सा भी उठा लो, कोई फ़र्क नहीं है। अब आप सिमिलर देख लो। अब आपने क्या किया, सिमिलर की एग्जांपल क्या है कि आपने भी आईफोन ले लिया, मैंने भी आईफोन ले लिया, आईफोन एक्स आपने भी लिया, आईफोन एक्स मैंने भी लिया, वाइट कलर में लिया। 1 साल के बाद क्या हुआ कि अब हमारे पास आइडेंटिकल फ़ोन नहीं कहेंगे अब, क्योंकि उसमें आपके यूज़ करने का तरीका और है, मेरे यूज़ करने का तरीका और है। हो सकता है आपने ज़्यादा रफ़ यूज़ किया हो, या मैंने रफ़ यूज़ किया हो, या मेरे से मोबाइल गिर गया हो, स्क्रैच पड़ गया है, तो इस तरह से फिर वो सिमिलर फ़ोन कहलाएंगे, वो आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, ये फ़र्क है। अब लेवल 1 जो है ना, ये सबसे अच्छा लेवल है। अगर आपने प्राइस उठानी है तो ये 3 लेवल से उठाओगे। अगर प्राइस लेनी है तो सबसे पहले हम लोग प्रेफर यही करेंगे कि हम लोग प्राइस उठाएं लेवल 1 से। लेवल 1 सबसे अच्छा लेवल है जिसमें आपने कोई चेंजेस नहीं करनी होती, कोई मैनुअल चेंजेस नहीं है। जैसे कि क्या, अनएडजस्टेड कोटेड प्राइस ऑफ आइडेंटिकल गुड्स इन एक्टिव मार्केट। जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, आप कहते हैं कि मेरी प्राइस कितनी है, मेरी शेयर प्राइस क्या चल रही है, तो आप कहाँ जाओगे? अगर आपने अपने वैल्यूएशन देखनी है तो आप वेबसाइट खोलोगे, स्टॉक मार्केट में जाओगे, फटाफट वहाँ से गर्मा गर्म उठाओगे, क्योंकि वहाँ पे तो रोज़ाना ट्रांजैक्शन हो रही हैं, हर वक्त ट्रांजैक्शन हो रही हैं आपकी सेल एंड परचेज़ की। आप वहाँ से प्राइस उठाओगे, अपनी बैलेंस शीट में फेंक दोगे, तो आप अपनी फेयर वैल्यू निकाल लोगे विदाउट एनी एडजस्टमेंट। लेवल 2 क्या है? लेवल 2 में क्या है, देखो यहाँ पे क्या था, अनएडजस्टेड प्राइस। अब क्या है, इसमें क्या है, इसमें आएगी एडजस्टेड प्राइस। एडजस्टेड कोटेड प्राइस ऑफ आइडेंटिकल गुड्स।
और अब आप ये देखो, अब क्या कहते हो, जैसे रियल इस्टेट की एग्जांपल है। लेवल 2 तो बहुत अच्छा था, कोई आपने एडजस्टमेंट नहीं किया, आपने उठाई और डाल दी, आपको फेयर वैल्यू मिल गई। दूसरा क्या है, अगर आइडेंटिकल गुड की प्राइस नहीं मिल रही है आपको, आपके पास कोई ऐसी मार्केट नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करो, आप जैसे शेयर्स है ना, तो आपने कहा कि ये आज इतने का है ना, अगर आज प्राइस है 10, तो हो सकता है कि कल इसकी प्रिडिक्शन कर लो कि आपको यार इसमें है ना 1 साल के बाद ऊपर नीचे इन्फ्लेशन रेट डाल के 10 की बजाय तुम 9 लिख दो, 9 के डाल दो। तो ये एडजस्टमेंट की हम लोगों ने उसकी, इनएक्टिव मार्केट, क्योंकि मार्केट तो था ही नहीं, तो हम लोगों ने एडजस्टमेंट करके इसकी प्राइस डाल दी। या फिर दूसरा कर लो, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी है आपका, कॉर्नर वाली प्रॉपर्टी है आपकी और इस एरिया में है, तो आपके पास क्या करोगे, इनएक्टिव मार्केट तो है ही नहीं, बहुत कम बिक रही है प्रॉपर्टी, तो आप क्या करोगे, या तो आप रियल एस्टेट के पास जाओगे, रियल एस्टेट वालों को बोलोगे, या फिर अगर उनके पास भी प्राइस नहीं है तो आप क्या करोगे, काम करोगे, आप कहते हो कि यार मेरा घर भी कॉर्नर वाला है और इस जगह पे है, एक और घर बिका है अभी अभी, वो जो है ना वो भी कॉर्नर वाला ही है लेकिन वो किसी और एरिया में है, या फिर वो इस एरिया में है लेकिन वो कॉर्नर वाला नहीं है। तो आप कहते हो कि यार ये कॉर्नर वाला नहीं था घर, ये छोटा था, तो ये बिका है 4 लाख का, तो मेरा बड़ा घर है थोड़ा कॉर्नर वाला होएगा तो मेरा बिक जाएगा 8 लाख का, तो 8 लाख लिख दो। तो इसमें आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, तो ये नॉन एडजस्टेड नहीं है, ये एडजस्टमेंट की है इसमें। लेवल 3, ये सबसे बेकार है लेवल। नॉन ऑब्जर्वेबल, इस पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, विच इज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। इसमें जैसे कि मैंने कहा था कि गाड़ी है मेरे पास, मैं कहता हूँ ये गाड़ी को मैं ना अगर मैं अपने पास रखूँगा तो मैं रेंट पे दूंगा इसे, तो 1 साल के बाद ये मुझे हर महीने इतना कमा के देगी, तो मैं कहता हूँ ये इतने कमा के देगी तो मैं ये गाड़ी रख लेता हूँ अपने पास। तो वो उस कमान जो मैं कहता हूँ ये कमा के देगी, उस पर मैं हो सकता 10 डाल दूँ, उस पर मैं 100 डाल दूँ, उस पर मैं 1,000 डाल दूँ कि मुझे 1,000 कमा के देगी, या उसमें कह दूँ मैं 20,000 कमा के देगी महीना। ये तो मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ ना, कोई ऑब्जर्वेशन भी नहीं है इस पर, ये सिर्फ इमेजिनरी थिंग्स हैं। तो ये कैश फ्लो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है ये लेवल 3 पे आएगा, इसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। इन 3 लेवल से हम लोगों ने उठाना होता है, लेकिन इसमें अगर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है तो इस पर फिर डिस्क्लोजर होता है, आपको ये बताना पड़ेगा कि क्यों आपने एजम्पशन लिया। अगर आप कहते हो क्योंकि इसमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है तो इसलिए इसका फिर रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो इसकी डिस्क्लोजर दिखाना होता है, डिस्क्लोजर देना होता है आपने। जैसे मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आपकी कंपनी वाली रेंटा कार की कंपनी, आप लगा रहे हो 20,000 महीना, एक और कंपनी है वो भी रेंटा कार की है, वो 10,000 लगा रही है, बाकी सारी 10,000 लगा रही हैं, आप क्यों 20,000 लगा रहे हो, तो मुझे डिस्क्लोजर दो, क्यों आप लोग 20,000 लगा रहे हो। तो आप फिर आप ये आपको बताना पड़ेगा क्यों आप ज़्यादा लगा रहे हो। आप यहाँ कह सकते हो कि आपके पास लग्जरी गाड़ी है, वो टोयोटा करोला रखते हैं, मेरे पास लैम्बोर्गिनी, मेरे पास रेंज रोवर है, मेरे पास लैम्बोर्गिनी है, मेरे पास मैक्लारेन है, फरारी है, इस तरह की लग्जरी गाड़ी है मेरे पास, आस्टन मार्टिन है या मैसराती है, ठीक है। उसमें क्या है, उनके पास तो टोयोटा या सिविक है, तो इसलिए वो 10,000 लगाएंगे महीना, मैं 20,000 लगा रहा हूँ, तो इसका डिस्क्लोजर देना होता है आपने अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। अगर आप ये कह रहे हो ना सेंसिटिविटी एनालिसिस है, जैसे F9 में हम लोगों ने पढ़ते हैं, तो इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, टैक्स रेट, ये सारी चीज़ें फिर आपने डिस्क्लोजर में देनी होती हैं। मस्ट गिव डिस्क्लोजर या मस्ट गिव
सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी है, यहाँ पर आपको ये भी बताना पड़ता है कि आपको ये भी डिस्क्लोज करो कि आपके ये जो एनालिसिस हैं ये कितने सेंसिटिव हैं, यानी कि कितने सेंसिटिविटी एनालिसिस डिस्क्लोजर, ये भी बताना पड़ेगा आपको कि आपने इन्फ्लेशन रेट 10 लिखा है या इसके सेंसिटिव कितने सेंसिटिविटी हैं, कितने सेंसिटिविटी, कितने इसके वेरिएबल आ सकते हैं, कितना ऊपर नीचे जा सकते हैं। ये तो बात आ गई। अब है फॉर फाइनेंशियल एसेट, फॉर फाइनेंशियल एसेट देयर इज ओनली वन यूज ऑफ, ओनली वन यूज। जैसे फाइनेंशियल एसेट जैसे हम लोगों ने पढ़े, आई थिंक मैंने IFRS 9 पे बनाया कि नहीं बनाया अभी, आई एम नॉट श्योर, आई विल सी, अदरवाइज आई विल मेक वन वीडियो ऑन इट। फाइनेंशियल एसेट का एक ही यूज़ हो सकता है, ठीक है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल यूज, बट नॉन फाइनेंशियल एसेट जो है कैन हैव मोर देन वन, इनका यूज़ एक से ज़्यादा भी यूज़ हो सकता है। जैसे आपने बिल्डिंग है आपके पास, ठीक है, बिल्डिंग, उसके में आप क्या करते हो, आपने रेंट पे भी आधा पोर्शन रेंट पे दिया हुआ है और आधा आप अपने यूज़ में रखा हुआ है आपने, ठीक है, इस तरह से एक से ज़्यादा यूज़ है, वो रेंट भी है और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, और उसमें एक फ्लोर पे आपने अपना ऑफिस भी डाला हुआ है, तो एक से ज़्यादा यूज़ है। तो इस केस में आप क्या करोगे, गो फॉर हाईएस्ट एंड द बेस्ट वन, जो आपको ज़्यादा प्राइस मिल रही है वो आप लगा सकते हो इसमें। अब स्टैंडर्ड ने क्या बोला है कि कौन से वाले यूज़, बेस्ट यूज़ में कौन सा जाओगे, 3 चीज़ कंडीशन है, ये 3 कंडीशन आपने मीट करनी होती हैं। लीगली परमिसिबल, जैसे आपके पास बिल्डिंग है, आप क्या कहते हो, आप जैसे एयरपोर्ट के पास आप बड़ी ऊंची बिल्डिंग नहीं बना सकते, तो आप वहाँ पे नहीं बना सकते, वो लीगल ही नहीं है, तो लीगली आपके पास परमिशन होनी चाहिए। पॉसिबल, पॉसिबल, फिज़िकली पॉसिबल, फिज़िकली पॉसिबल होना चाहिए ये, जो आप बिल्डिंग बनाना है फिज़िकली, फिज़िकली पॉसिबल होना चाहिए। जैसे जो आप चीज़ बना रहे हो, ऐसा तो नहीं आप चाह रहे हो कि मैं आसमान से बाहर ऊंचा तक बनाना चाह रहा हूँ बिल्डिंग, फिज़िकली पॉसिबल होना चाहिए वो। तीसरा क्या है, फाइनेंशियली, फाइनेंशियली फीजेबल, आपके पास फिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास पैसा इतना होए कि आप वो कर सको। जैसे अगर आपके पास लैंड है, ठीक है, आप बिल्डिंग है, इसके ऊपर बिल्डिंग ऑलरेडी खड़ी है, आप कहते हैं मैं इस पर हार्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो आपके पास एक तो वो जो हार्वेस्ट करना है उसकी परमिशन होनी चाहिए, लीगल होना चाहिए वो, ठीक है। दूसरा फिज़िकल पॉसिबल हो, ऐसा तो नहीं है कि आपको कि ये बिल्डिंग कैसे हटेगी, नीचे हार्वेस्ट करूँगा, बिल्डिंग तोड़ोगे तो वो नीचे हार्वेस्टिंग करोगे, इधर आप हार्वेस्ट कर सकोगे, काश्तकारी कर सकोगे। तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि इसको डिमोलिश करो, इसको नीचे गिराओ और उसके बाद इसको हार्वेस्ट करना शुरू करो। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अ फेयर वैल्यू ऑफ, जैसे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट होती है, ऐसे फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी भी होती है।
अगर तो अगर आप देखो, जैसे अब फेयर वैल्यू बिकती है वैसे लाइबिलिटी भी बिकती है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, मैंने आपसे पैसा लेना है और मैंने किसी और बंदे को पैसा देना है, तो मैं बोलता हूँ आप उसको डायरेक्ट दे दो, तो वो मैंने लाइबिलिटी बेच दी, ठीक है। इस तरह से जैसे कोटेड प्राइस मिलती है, जैसे शेयर प्राइस बिकते हैं, शेयर्स बिकते हैं वहाँ पे, तो इसी तरह से लाइबिलिटी की भी मार्केट है। तो अगर तो वो लाइबिलिटी की कोई मार्केट ऐसी है अवेलेबल है, तो उस मार्केट की कोटेड प्राइस उठा के एक्टिव मार्केट की कोटेड प्राइस उठा के डाल दो, वो फेयर वैल्यू से निकालेंगे। अब देखो, एक तो ये होगी लाइबिलिटी, दूसरी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो यूजिंग सम ऑफ टू रेट्स। कोई भी बंदे की लाइबिलिटी निकालनी हो ना, तो ये दो चीज़ें देखी जाती हैं। करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट, यानी कि अगर आपने लोन लेने जाना है ना, लोन लेने आप मेरे पास आते हो, आप कहते हो यार मुझे 100 का लोन चाहिए, ठीक है, मैं मार्केट में चल रहा है 10%। एक तो ये चीज़ देखी जाती है, मैं बोलता हूँ 10%, 10% तो मैं लूँगा। उसके बाद मैं आपकी क्रेडिट वर्दिनेस देखूंगा, मैं बोलूँगा यार ये बंदा मुझे वापस भी करेगा कि नहीं। अगर रिस्की है ना, अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, मुझे पता आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो फिर मैं रिस्क ज़्यादा ले रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ 10% तो मार्केट रेट है, प्लस मैं 5% एक्स्ट्रा लूँगा तुम्हारी क्रेडिट वर्दिनेस की वजह से, तो मैं रेट क्या लगाऊंगा उसे, 15% लगाऊंगा उसे। ठीक है, ये सारी बातें समझ आ गई। एक छोटा सा जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं। अब फेयर वैल्यू निकालते हैं एक के कंपनी के बारे में। यूजफुल लाइफ 3 years। I'm just writing in I'm just breaking it down. This question is really long, but I'm breaking it down. 3 years. Input and amounts. Labor and material cost 2 million. Overhead 30% of labor and material cost. Third party markup 20%. Annual inflation rate 5%. Risk adjustment 6%. Risk free government rates
4%। अब देखो 3 साल का प्रोजेक्ट है ये, इसकी फेयर वैल्यू निकालनी, रिक्वायरमेंट है फेयर वैल्यू एज़ पर IFRS 16। ये क्वेश्चन है, इसकी पिक्चर ले लो फिर आगे मूव करता हूँ मैं। 3 साल का ये प्रोजेक्ट है। लेबर हम लोग कैसे निकालेंगे, लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट कितनी है, 2000। ओवरहेड ये हो गया, ओवरहेड कितना 30%, इसका 30% ले लेंगे ओवरहेड, क्योंकि ये भी हमारी कॉस्ट है 30%। इसका लेंगे 30% विच इज़ 600। ठीक है, टोटल कॉस्ट अब आ गई आपकी 2600। ये आ गया आपका 2600। इसमें आप देखो, इस पे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि थर्ड पार्टी मार्कअप, थर्ड पार्टी को जो प्रॉफिट मिलना है वो 20% मिलना है, तो इसका 20 प्रॉफिट, थर्ड पार्टी प्रॉफिट भी लेंगे क्योंकि वो भी तो देना है उसको। क्या कर रहे हो?